हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वन शॉट वीडियो एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो कंप्लीट कर ली हैं फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आपके पास कोई भी स्किल सब्जेक्ट है, उसमें पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कॉमन होता है, मींस वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है। ठीक है, सो ये सभी वीडियोस आप सभी के लिए हेल्पफुल हैं, आपके पास कोई भी स्किल सब्जेक्ट हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। इसके लिए वन शॉट वीडियो प्लेलिस्ट अवेलेबल है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। दोनों कंप्लीटेड हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सो आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ एंड यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। मींस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, सो अभी तक वन शॉट वीडियो में हमने पूरा चैप्टर को समझा, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में हमने पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया एंड अब इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में हम उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए पहले 2 पीडीएफ हुआ करती थी। अब हाउएवर आप जब सीबीएसई वेबसाइट पर चेक करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही पीडीएफ मिलेगी। बट इन केस अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं, सैम्पल पेपर देखते हैं, तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि क्वेश्चंस सेकंड पीडीएफ से भी पूछे गए हैं जो एक्चुअल में सीबीएसई वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है फिलहाल। ठीक है, बट वो प्रीवियस ईयर्स में अवेलेबल थी। सो ऐसे में हम कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं एंड हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सेकेंड पीडीएफ से वो सभी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ वही कंटेंट इंक्लूडेड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर कुछ इंक्लूडेड नहीं है मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। बिकॉज चैप्टर का नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है जहां पर आपसे पूछा जाए कम्युनिकेशन क्या है, तो आपको वन लाइन में आंसर करना होगा या फिर फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, कम्युनिकेशन की जगह ब्लैंक गिवन था एंड फिर ये डेफिनेशन गिवन थी। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि ये किस चीज की डेफिनेशन है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की एक एक्ट की तरह। मींस यहाँ पर हम कम्युनिकेशन को एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं जिसके थ्रू हम मीनिंग्स कन्वे करते हैं। मतलब हम दूसरे को अपनी बात समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? ऐसे साइंस एंड सिंबल्स के थ्रू जो हम भी समझते हैं और सामने वाला भी समझता है। ऐसे साइंस एंड सिंबल्स को यूज करते हुए हम जब अपनी बात दूसरे को समझाते हैं, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, सो ये सेकेंड पीडीएफ से डेफिनेशन है। सो अगेन हम बार बार ये डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा टॉपिक फर्स्ट पीडीएफ से है, कौन सा टॉपिक सेकेंड पीडीएफ से है। यहाँ पर आपको सभी चीजें एक साथ कंबाइन करके प्रोवाइड की गई हैं, सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन लर्निंग। ओके, अगेन यहाँ पर कम्युनिकेशन की एक और डेफिनेशन गिवन है। सो कम्युनिकेशन को एक टू वे प्रोसेस की तरह डिफाइन किया गया है जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन या फिर मैसेज को एक्सचेंज करते हैं। एंड कैसे एक्सचेंज करते हैं, इसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है? लैंग्वेज, सिंबल, साइंस एंड बिहेवियर। इन सभी चीज़ों को यूज करते हुए जब हम अपनी इंफॉर्मेशन और मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है स्पीकिंग, मीन्स जब कोई बोलकर हमें अपनी बात समझाता है तो हम लिसनिंग मीन्स सुनकर उसकी बात समझते हैं। एंड जब कोई हमें लिखकर मीन्स राइटिंग के थ्रू अपनी बात समझाना चाहता है तब हम उसे पढ़कर मीन्स रीडिंग के थ्रू हम उसे समझते हैं। सो यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन के 4 पार्ट्स पता चले, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, एंड यही की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, एंड दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन और व्हाट आर द की कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उसमें आप इन चारों को मेंशन कर सकते हैं। ओके, now let us discuss about elements of communication. So there are 4 elements of communication. सबसे पहला है sender, then channel, then receiver and at last feedback. So basically आपको communication के एलिमेंट समझने के लिए communication का प्रोसेस समझना होगा। तो सबसे पहले communication में हमें रिक्वायरमेंट होती है एक
सेंडर की। तो सेंडर वो पर्सन या फिर वो डिवाइस है जो मैसेज को सेंड करता है। मीन्स हम लिखकर भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं, बोलकर भी सेंड कर सकते हैं। जो भी सेंड कर रहा है मैसेज को वो होता है सेंडर। सेंडर मैसेज किसको सेंड कर रहा है? रिसीवर को। बट रिसीवर को मैसेज सेंड करने के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स हमें एक ऐसे चैनल की रिक्वायरमेंट है जो हमारा मैसेज सेंडर से लेके रिसीवर तक पहुंचा पाए। तो इसी मीडियम को हम कहते हैं चैनल। ओके, इस मीडियम के थ्रू हम अपने मैसेज को सेंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि सेंडर ने चैनल को मैसेज भेजा। मीन्स सेंडर ने मैसेज को एनकोड किया है, ठीक है। और फिर चैनल से रिसीवर तक जब मैसेज पहुंचता है, रिसीवर उसे एक्सेप्ट करता है, इसे हम कहते हैं डिकोडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैसेज की एनकोडिंग होती है, सेंडर चैनल को मैसेज भेजता है, और फिर मैसेज की डिकोडिंग होती है। मीन्स चैनल से रिसीवर तक एक्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एनकोडिंग और डिकोडिंग को एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में मेंशन नहीं करना है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप सिर्फ 4 चीजें ही मेंशन करेंगे: सेंडर, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, ठीक है। यहाँ पर सेंडर कौन है? ऐसा पर्सन या डिवाइस जो मैसेज सेंड कर रहा है। देन चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज जा रहा है। एंड देन रिसीवर वो पर्सन या फिर वो डिवाइस है जो मैसेज को एक्सेप्ट करता है। मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के बाद रिसीवर सेंडर को फीडबैक देता है। तो बेसिकली फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी की हेल्प से सेंडर को ये समझ में आता है कि रिसीवर को उसकी इंफॉर्मेशन या मैसेज समझ में आया या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये 4 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को समझने से पहले हमें ये समझना है कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्यों लर्न करना चाहते हैं, हमारे क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। ये 2 मार्क्स में आप डायरेक्टली ये 2 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स। मीन्स आपकी एबिलिटी जिसकी हेल्प से आप दूसरों के साथ काम कर पाते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इस चीज़ को डेवलप करने में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करती है, बिकॉज जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे तभी आप बाकी लोगों के साथ काम कर सकते हैं। देन टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली मीन्स आप जो भी समझाना चाहते हैं वो इफेक्टिवली समझाएं। एंड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी मीन्स आप भले ही एक ही लाइन बोले, बट उस एक लाइन में आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपका कंप्लीट मैसेज सामने वाले को समझ में आ जाए, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। ओके, देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं ऐसे स्किल्स की जिनकी हेल्प से हम क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट मैसेजेस को सेंड करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पीवाईक्यू का पार्ट है, जहां पर आपसे कंसाइज स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था, व्हाट इज अ कंसाइज स्टेटमेंट। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जो बैक एक्सरसाइज में भी गिवन है, एक आइडियल मैसेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक आइडियल मैसेज होने के लिए उस मैसेज को क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं क्लियर स्टेटमेंट का क्या मतलब है। क्लियर स्टेटमेंट का मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट जो सामने वाले पर्सन को एग्जैक्ट मैसेज कन्वे कर पाए। मींस हम एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं ये चीज सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, तभी वो क्लियर स्टेटमेंट होती है। देन कंसाइज स्टेटमेंट मतलब टू द पॉइंट आपको अपनी बात कहनी है, ब्रीफली कहनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसे अननेसेसरीली एक्सपेंड करें, आप टू द पॉइंट ब्रीफली अपनी बात बताएं, तब उसे हम कहते हैं कंसाइज स्टेटमेंट। देन एक्यूरेट स्टेटमेंट मींस एक ऐसी स्टेटमेंट जो फैक्चुअल होती है, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या फिर नहीं, वो होती है एक्यूरेट स्टेटमेंट। ओके, ये इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है कि हमारी कम्युनिकेशन क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट हो। इसकी हेल्प से ही हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन पाती है। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, हम सामने वाले को अपनी बात प्रॉपरली समझा नहीं पाएंगे, तो उसको कंफ्यूजन होगा, साथ ही फ्रस्ट्रेशन भी होगा, एंड हमने जो एफर्ट्स लगाए थे वो वेस्ट हो जाएंगे, एंड हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो भी वेस्ट हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिव लिसनिंग। यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हमें इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग के डेफिनेशन के बारे में। अगेन ये पीवाईक्यू में पूछी गई है फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में, जहां पर एक्टिव लिसनिंग की जगह ब्लैंक गिवन था एंड फिर ये डेफिनेशन गिवन थी। सो एक्टिव लिसनिंग को एक आर्ट की तरह डिफाइन किया गया है। बेसिकली एक्टिव लिसनिंग को हम उसके नेम से ही समझ सकते हैं, जहां पर हम एक्टिवली सुनते हैं। मीन्स हम सुन तो रहे हैं बट हम एक्टिवली सुन रहे हैं। एक्टिवली सुनने का मतलब है कि हम सामने वाले को प्रॉपरली सुने, समझें, वो क्या कह रहा है, हमारा पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। ये है एक्टिव लिसनिंग का मतलब। ठीक है, साथ ही ये डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है इन केस अगर आपको एग्जाम में ये फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, देन यहाँ से एक और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर डायरेक्टली यही पूछा गया है तो आपको यहाँ पर एक्रोनिम रिस्पेक्ट के बारे में बात करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, एक्टिव लिसनिंग एक बड़ा टॉपिक है एंड इसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स भी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें कब क्या आंसर करना है। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन है हाउ टू इंश्योर एक्टिव लिसनिंग, तब हम बात कर रहे हैं रिस्पेक्ट एक्रोनिम के बारे में। अभी आगे हम और भी सब टॉपिक्स पढ़ेंगे जहां पर हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस मींस जो कीवर्ड्स आपको बताए जा रहे हैं आपको उनका ध्यान रखना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्टिव लिसनिंग इंश्योर करने के बारे में, तो उसमें हम रिस्पेक्ट एक्रोनिम की ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिस्पेक्ट को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। आर स्टैंड्स फॉर रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हैं तो वो रिमूव करनी है। आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है स्पीकर के साथ। गेस्चर शो करने हैं, अटेंशन पे करनी है। एम्पैथाइज मींस आपको स्पीकर के इमोशंस को समझना है। देन सी फॉर क्लैरिफाई डाउट्स मींस आपको अपने सभी डाउट्स को क्लियर करना है। देन ट्यून योरसेल्फ मींस आपको स्पीकर के साथ ट्यूनिंग रखनी है। लाइक जब स्पीकर ने अपनी बात फिनिश कर ली है आप तभी अपने डाउट्स क्लियर करें, उनको बीच में इंटरप्ट ना करें। ओके, देन स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। सो अब हम बात करने वाले हैं एक्टिव लिसनिंग की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। उससे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू गिवन है। सो पीवाईक्यू में पूछा गया था व्हाट इज द बेस्ट काइंड ऑफ लिसनिंग। सो यहाँ पर आंसर होगा एक्टिव लिसनिंग। ओके, सो यहाँ पर 5 स्टेजेस होती हैं एक्टिव लिसनिंग की। सबसे पहला है रिसीविंग मीन्स हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, मीन्स हम सामने वाले को सुनते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो भी हमने सुना है हमें उसे समझना है। देन रिमेम्बरिंग मीन्स हो सकता है कि सामने वाला हमसे कुछ पूछ रहा है या फिर हमें कुछ रिकॉल करना है तो हमें कुछ चीज़ें याद भी करनी होंगी। देन इवेल्युएटिंग मीन्स जो भी हमें बताया गया है हमें उस चीज़ को इवेल्युएट करना है, उसका एक कंक्लूजन निकालना है। देन रिस्पॉन्डिंग मीन्स हमें सामने वाले को फीडबैक भी देना है या फिर जो भी सामने वाला पूछ रहा है हमें उस चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना है। सो ये 5 स्टेजेस हैं एंड इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको इनकी हेडिंग्स याद रखनी है एंड फिर जब आप हेडिंग याद रखेंगे तो आप उसको वन लाइन में भी डिस्क्राइब कर पाएंगे। ओके, देन क्वेश्चन पूछा जा सकता है फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पर फोकस करना है। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है फैक्टर्स के बारे में, तो हमें यहाँ पर ये 4 फैक्टर्स डिस्क्राइब करने होंगे। अगर आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप डायरेक्टली इनके नेम्स मेंशन कर सकते हैं, और अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको वन लाइन में इन सभी को डिस्क्राइब करना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आई कांटेक्ट के बारे में। आपको स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है सो दैट स्पीकर को ये पता चल पाए कि आप उनकी बात को अटेंटिवली सुन रहे हैं या नहीं। देन गेस्चर्स मींस आपके गेस्चर्स प्रॉपर होने चाहिए। देन अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, आपको हर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन बार बार ना देखें या फिर कोई और विजुअल या फिर नॉइस डिस्ट्रैक्शन है तो आपको उसे रिमूव करना है, अवॉइड करना है। देन गिव फीडबैक,
आपको स्पीकर को फीडबैक भी देना है। हो सकता है कि आपको कोई बात समझ में ना आए, या फिर आपको कुछ क्लैरिफाई करना हो, या फिर हो सकता है कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई हैं तो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक देना है। तो हर केस में आपके पास एक फीडबैक होना चाहिए, सो दैट स्पीकर को पता चल पाए कि आप सामने वाले की बात को कितना समझे हैं, आपने कितनी चीज़ें एब्जॉर्ब की हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है। ओके। देन ओवरकमिंग बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। सो यहाँ पर हमें कुछ फैक्टर्स गिवन है, हमें ये फैक्टर्स याद में रखने हैं, बिकॉज इन्हीं फैक्टर्स की वजह से बैरियर्स बनते हैं। मींस यही फैक्टर्स कन्वर्ट हो जाते हैं बैरियर्स में। सो अगर हमें ये फैक्टर्स याद रहेंगे तो हम बैरियर्स भी मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बीइंग प्री ऑक्यूपाइड। मीन्स जब आप पहले से किसी काम में ऑक्यूपाइड हैं तो आप सामने वाले पर्सन को केयरफुली नहीं सुनते हैं। देन नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन। मीन्स हो सकता है कि जिस एनवायरनमेंट में या फिर जिस जगह पर आप बात कर रहे हैं वहां पर नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस हैं। देन पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट। मीन्स हो सकता है कि आपने पहले से ही ऐसा माइंडसेट बनाया हुआ है जिस वजह से आपकी कम्युनिकेशन अफेक्ट हो। देन पर्सनल फैक्टर्स। हो सकता है कि आपकी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से भी एक्टिव लिसनिंग अफेक्ट हो जाए। ओके। देन एक्टिव लिसनिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंस के बारे में। मींस क्या इम्पोर्टेंस है एक्टिव लिसनिंग की। तो सबसे पहला है बिल्ड्स कनेक्शन। मींस हम सामने वाले की बातों को सुनकर उनके साथ कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। देन ट्रस्ट डेवलप होता है जब हम सामने वाले को एक्टिवली सुनते हैं, उसकी बात को समझते हैं, तो हमारे बीच ट्रस्ट डेवलप होता है। देन आइडेंटिफाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। मीन्स अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एंड एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद उसको सॉल्व करना और भी आसान रहता है। देन स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। क्या क्या स्टेप्स हैं एक्टिव लिसनिंग के लिए। सबसे पहला है कॉन्टेक्ट। मीन्स हमें सामने वाले के साथ आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है, हमें उसको सुनना है, उसकी तरफ सारा ध्यान रखना है। देन एब्जॉर्ब। मीन्स हमें उसकी बात को समझना है। देन रिफ्लेक्टिव फीडबैक। मीन्स हमें सामने वाले की बात को समझकर फिर एक फीडबैक भी देना है। मीन्स हमें बात समझ में आई है या फिर नहीं, या फिर कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं समझ में आई है, जो भी फीडबैक है वो हमें उसे देना है। देन कंफर्म। मीन्स हमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो हमें उसे कंफर्म करना है, या फिर अगर हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है तो हर चीज़ हमें कंफर्म करनी है, क्लियर करनी है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। ओके। सो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड देन स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग। ओके। देन एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, इस चीज पर क्वेश्चन बन सकता है। लाइक एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर एक्टिव लिसनिंग डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो उसमें ये सभी ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक्टिव लिसनिंग के लिए अटेंशन पे करनी है, जो बोल रहा है उससे आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है, आपको किसी और से बात नहीं करनी है, जो स्पीकर है आपको उसी को सुनना है। देन आपको अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। जो भी आपको बताया जा रहा है, जैसे आपको डायरेक्शंस दी जा रही हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है, एंड जो बताया जा रहा है आपको उसे समझना है, उसे विजुअलाइज करना है। ओके। सो ये सभी चीजें एक्टिव लिसनिंग में इन्वॉल्व हैं। ओके। देन इंटरव्यू स्किल्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में। मीन्स आपको इंटरव्यू के टाइम क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स लर्न करने हैं हर एक के लिए, एंड यहाँ पर आपको ये इम्पॉर्टेंट मार्क करना है बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। सबसे पहले आपको इंटरव्यू से पहले क्या करना है। इंटरव्यू के एक रात पहले आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, बिकॉज अगर आपने स्लीप नहीं ली प्रॉपर तो आपको नेक्स्ट डे टायर्ड फील होगा। देन आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है। मीन्स जो भी रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है। देन जब इंटरव्यू शुरू हो जाएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको प्रॉपर गेस्चर्स यूज करने हैं, स्माइल करनी है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस या फिर बहुत ज़्यादा सैड होकर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, आप एक नॉर्मल मूड में अपना इंटरव्यू दें। देन व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। आपको आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। देन आपको नोट्स लेनी है। मीन्स आपको कोई भी बात बताई जा रही है तो आपको उसका ध्यान रखना है।
देन डोंट्स मीन्स आपको क्या नहीं करना है इंटरव्यू में। सबसे पहली बात कि आपको लेट नहीं करना है, बिकॉज ये तो बहुत ही खराब इंप्रेशन देता है अगर आप अपने ही इंटरव्यू में लेट हो जाते हैं। देन आपको तब तक नहीं बैठना है जब तक आपको कहा ना जाए, जब आपको कह दिया जाए कि आप बैठिए तब आप बैठें, ठीक है। सेंटेंस एंड फ्रेज की डेफिनेशंस के बीच डिफरेंस पूछा जा सकता है या फिर दोनों की डेफिनेशंस इंडिविजुअली पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट्स कंप्लीट मीनिंग, थॉट और एक्शन। मीन्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी हेल्प से हमें कंप्लीट बात समझ में आ जाए, वो होता है सेंटेंस। एंड फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनता। देन सेंटेंस के दो टाइप्स यहाँ पर गिवन है एंड ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन भी पीवाईक्यू का पार्ट है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है एंड इसके टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेंटेंस की जिसमें एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट होता है, या फिर एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस जहां पर दो या उससे ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं एंड कैसे जॉइंड होते हैं? बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस जब एक साथ होते हैं एक सेंटेंस में, उस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, देन सेंटेंसेस के कुछ काइंड्स यहाँ पर गिवन है, मींस ये भी बेसिकली टाइप्स हैं सेंटेंसेस के। बट अगर आपसे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो आप ये दोनों टाइप्स मेंशन करेंगे, और आपसे पूछा गया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो आप ये चारों मेंशन करेंगे। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जहां पर आप एक सिंपल स्टेटमेंट देते हैं। देन इंटेरोगेटिव के केस में आप एक क्वेश्चन पूछते हैं। देन एक्सक्लेमेटरी के केस में आप एक सरप्राइज फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। देन इंपेरेटिव के केस में आप सामने वाले से ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझने हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। तो हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो एक्शन करता है, तो यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है? चिल्ड्रन। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द चिल्ड्रन। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। देन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, हमें सेम सेंटेंस गिवन है, हमें इसमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो जिस चीज पर एक्शन होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल पर एक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब वो एक्शन होता है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर करता है, उस एक्शन को हम कहते हैं वर्ब। यहाँ पर वर्ब क्या है? प्लेड। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 3, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से सेंटेंस में है। तो सबसे पहले आई एम वर्किंग ऑन अ प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट गिवन है, यहाँ पर एक ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देन शी बॉट अ ब्लू पेन, तो ब्लू पेन यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देन द गर्ल्स प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देन ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर, यहाँ पर इस सेंटेंस में सबसे पहला है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेटर। देन टू हिज सिस्टर, तो यहाँ पर क्योंकि सिस्टर को लेटर लिखा गया है तो इसलिए यहाँ पर ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर थर्ड के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ओके, देन विच ऑफ दी सेंटेंसेस इज और आर इन पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है? तो देखिए, आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कंसेप्ट रिकॉल करना है जहां पर हमने डिस्कस किया था। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन करता है, बट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। तो यहाँ पर ऐसा एक सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है जहां पर सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी पार्ट में द क्लॉक, ये सब्जेक्ट है, ये एक्शन रिसीव कर रही है वॉज रिपेयर्ड बाय राजू, तो यहाँ पर ये एक्शन रिसीव कर रही है ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए ये बी ऑप्शन में जो हमें सेंटेंस गिवन है ये पैसिव वॉइस में गिवन है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, बट एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता है। ओके,
देन बात करते हैं कैपिटलाइजेशन रूल्स की। मींस हमें कहाँ पर कौन सा लेटर कैपिटल बनाना है, इस चीज़ के लिए हमारे पास एक एक्रोनिम है मिंट्स, MINTS। यहाँ पर M का मतलब है मंथ्स, मतलब जितने भी मंथ्स के नेम हैं वो सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। देन प्रोनाउन आई, जहाँ पर भी आप खुद के लिए प्रोनाउन आई यूज़ करते हैं वो आपको हमेशा कैपिटल बनाना है। देन N फॉर नेम्स, मीन्स किसी भी पर्सन प्लेस का नेम है तो वो आपको कैपिटल से स्टार्ट करना है। मींस बेसिकली यहाँ पर नाउन्स की बात हो रही है, प्रॉपर नाउन्स। ओके। देन T फॉर टाइटल्स, मींस कोई भी टाइटल है लाइक मिस्टर, डॉक्टर, इस तरह के टाइटल्स को आपको हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करना है। देन S फॉर स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, मींस जब भी आप किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। ओके। सो कैपिटलाइजेशन से एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है जहां पर आपसे एक्रोनिम के बारे में पूछा जाए, तो और अगर आपसे रूल्स के बारे में भी पूछा गया है तो आप इस एक्रोनिम के बारे में ही मेंशन करेंगे, ठीक है। अदरवाइज दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है, जैसा आपको यहाँ पर क्वेश्चन 2 गिवन है, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, बिकॉज बाकी सभी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो हंगरी, यहाँ पर एच कैपिटल नहीं होगा बिकॉज ये किसी भी कैपिटलाइजेशन रूल के अंडर नहीं है। देन दिव्या एंड सुनील, सो यहाँ पर सुनील एक प्रॉपर नाउन है तो एस कैपिटल होना चाहिए। देन द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, तो फुल यहाँ पर कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा। देन शी लिव्स इन दिल्ली, ये बिल्कुल ठीक है, सो यहाँ पर ये करेक्ट है। ओके। देन पंक्चुएशन मार्क से भी इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ फुल स्टॉप, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉमा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड है। ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एक क्वेश्चन है बट उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये गलत है। देन आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड अ पेंसिल, यहाँ पर 3 चीजों की बात हो रही है तो पहली 2 चीजों के बीच में कॉमा आना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है इसलिए ये गलत है। देन आई एम सो हैप्पी टू सी यू, तो ये सही है, बट यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना था, फुल स्टॉप। ओके। देन दिस इज माई हाउस, ये भी सही है, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। सी ऑप्शन में यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए, इसलिए हम डी को करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। ओके। सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट किया है एंड इसके बाद हम बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी जल्द ही कवर करेंगे। शेड्यूल ऑलरेडी कम्युनिटी टैब पर पोस्टेड है, आप चेक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू परचेज ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक फॉर क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802, यू कैन चेक द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाय एवरीवन।